हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम स्वरूप पटेल, आप लोगों का कोर्स इंस्ट्रक्चर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर में हो और फिफ्थ सेमेस्टर में मैं आप लोगों को पीपी 311 डिसीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप फर्स्ट, इसमें हम केवल फील्ड क्रॉप का डिसीज पढ़ेंगे और हम अगले सिक्स सेमेस्टर में हम हॉर्टिकल्चर का डिसीज पढ़ेंगे। तो पीपी 311 में हमने जैसे कि यूनिट 1 में 4 क्रॉप हैं। पहला है राइस, दूसरा व्हीट, तीसरा सोरगम और चौथा मेज। तो अभी हम यूनिट फर्स्ट का डिसीज ऑफ राइस में पढ़ रहे हैं। तो इसमें लेक्चर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे, जिसमें आगे का डिसीज है। तो सबसे पहले मैं आज का लेक्चर का आउटलाइन दे देता हूँ। तो इसमें सबसे पहला है कि इंट्रोडक्शन टू राइस डिसीज के इंट्रोडक्शन, फिर आज के लेक्चर का क्या ऑब्जेक्टिव है, फिर इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, फिर कौन कौन सा डिसीज हम आज पढ़ेंगे। तो पहला डिसीज हम पढ़ेंगे राइस फॉल्स स्मट, दूसरा डिसीज पढ़ेंगे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और तीसरा डिसीज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल लीफ स्ट्रीक। इसके बाद हम आप लोगों को एक्सरसाइज देंगे। इसके बाद हम बताएंगे कि आज के लेक्चर का पूरा लर्निंग आउटकम क्या है, आज हमने क्या सीखा। इसके बाद आज के लेक्चर का रिसर्च स्कोप क्या है कि हम उसमें क्या क्या रिसर्च कर सकते हैं, और अंत में हम इसका रेफरेंस देंगे कि हमने कहाँ से मैटर इकट्ठा करके आप लोगों के लिए लेक्चर तैयार किया है। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू राइस। तो हमने पहले ही बता दिया है कि राइस में बहुत सारा रोग लगता है, लगभग 12 से 15 रोग लगता है। ये रोग या तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, या वायरस के द्वारा होता है, या फंगस के द्वारा होता है, या निमेटोड के द्वारा होता है। कई रोग फिजियोलॉजिकल कंडीशन के द्वारा भी होता है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन से जो रोग होता है उसको हम डिसऑर्डर कहते हैं, और नॉन पैरासिटिक होता है, नॉन इन्फेक्टियस होता है। ठीक है। और जो बायोलॉजिकल एजेंट के द्वारा जो रोग लगते हैं वो इन्फेक्शियस होते हैं, मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे में वो ट्रांसफर होते रहते हैं। और ए ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब ए लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है। तो आज हम पहला डिसीज जो पढ़ेंगे उसका नाम है राइस फॉल्स स्मट, और दूसरा पढ़ेंगे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, और तीसरा बैक्टीरियल लीफ स्ट्रिक। जैसा कि राइस फॉल्स स्मट है, फंगस के द्वारा होता है, और जो बैक्टीरियल लीफ स्ट्रिक और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, बीएलबी और बीएलएस, वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है। इसके बाद आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो राइस में बहुत सारा डिसीज लगता है, जैसा कि मैंने बता ही दिया है कि वायरस के द्वारा लगता है, बैक्टीरिया के द्वारा लगता है, निमेटोड के द्वारा लगता है, या फिर फंगस के द्वारा लगता है। तो हम सारे डिसीज का अध्ययन करेंगे। तो मेनली हम आज 3 डिसीज का अध्ययन करेंगे। इसके बाद ए डिसीज को कैसे हम फील्ड पे जाके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका डिटेक्शन कैसे करते हैं, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके बाद इसमें इसका डिसीज साइकिल कैसे होता है वो मैं बताऊंगा। इसके बाद हम इन डिसीज को कैसे कैसे कंट्रोल करेंगे वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट स्लाइड में कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट क्या है। तो राइस स्टेपल फूड है। यदि इसमें तीनों रोग यदि बहुत अधिक मात्रा में लग जाते हैं तो राइस का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। क्योंकि यदि राइस का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो जो फार्मर का सोर्स ऑफ इनकम है, जो राइस को जो उत्पादन होता है उसको बेच के अपना वो पैसा कमाते हैं, तो उनका सोर्स ऑफ इनकम कम हो जाएगा, इसलिए उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाएगा। इसलिए हमको फार्मर को सही आइडेंटिफिकेशन करके हमको सही मैनेजमेंट प्रैक्टिस फार्मर को बताना है, जिससे उनका यील्ड ज्यादा, राइस का जो फार्मर उगा रहे हैं उनको यील्ड ज्यादा मिले। यील्ड ज्यादा मिलेगा तो उनको पैसा का अर्निंग ज्यादा होगा। यदि पैसा ज्यादा आएगा तो उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो ऑलमोस्ट 50 से 60% जो क्रॉप का लॉस होता है वो राइस डिसीज के द्वारा होता है। इसके बाद बंगाल फेमाइन का मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इसके बाद पहला डिसीज आता है राइस फॉल्स स्मट। राइस फॉल्स स्मट जो डिसीज है वो फंगस के द्वारा होता है। उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है अस्टिलागोनोइडिया वायरेंस। वायरेंस से आप लोग ये मत समझिएगा कि ये वायरस है। ठीक है। ये फंगस है जिसका नाम है अस्टिलागोनोइडिया वायरेंस। इसका परफेक्ट स्टेज होता है क्लेविसेप्स ओराइजी सटाइवा। जैसा कि आप लोगों ने जो राइस का जो साइंटिफिक नेम होता है वो ओराइजा सटाइवा होता है, तो इसीलिए उसी से इनके जो फंगस होते हैं उनके जीनस पे लग जाता है। जैसे क्लेविसेप्स तो जीनस हो गया और ओराइजी
और सटाइवा स्पीसीज और सब स्पीसीज हो गई। तो जो जो राइस फॉल्स स्मट जो होता है अस्टिलागोनोइडिया वायरेंस के द्वारा होता है, और इसका जो परफेक्ट स्टेज होता है वो क्लेविसेप्स ओराइजी सटाइवा होता है। इसके बाद जो इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट होता है, तो बहुत सारी कंट्री में, जैसे कि एशियन कंट्री है, लेटिन अमेरिका वाली कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री में, वहां पे एडीसी बहुत अधिक मात्रा में लगती है। तो जैसे कि 1935 में बर्मा में बर्मा एक कंट्री है, तो वहां पे एपिडेमिक के रूप में आई थी। तो एपिडेमिक के रूप में मतलब बहुत ज्यादा डिसीज फैली थी, और उससे राइस का जो प्रोडक्शन था वो पूरा कम हो गया था, और उससे बहुत ज्यादा लोग मर गया था। इसलिए 1935 में बर्मा में एपिडेमिक के रूप में आई थी। तो आप लोग, मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूं कि आप लोग एपिडेमिक, इंडेमिक, पेंडेमिक, स्पोरोडिक, ये 4 टाइप का डिसीज होता है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस एंड किस तरीके से वो फैलता है। तो ये चारों को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि पेंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है, इंडेमिक क्या होता है, और स्पोरेडिक क्या होता है। तो जैसा कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस में आप लोग सुन रहे होंगे कि ये पेंडेमिक है, ठीक है। तो पेंडेमिक का मतलब होता है जब पूरे विश्व में कवर कर लेता कोई डिसीज, पूरे विश्व में पाया जाता है, उसको हम पेंडेमिक कहते हैं। इसी तरीके से दूसरों का भी डिफिनीशन है। तो आप लोग, मैं इसको असाइनमेंट के रूप में देता हूँ आप लोगों को, जिसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जब वेबिनार होगा तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि ये कैसे है, तो आप लोग इसको बताना मुझे, ठीक है। तो यदि ए डिसीज लगती है, फॉल्स स्मट लगती है, तो साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं यदि फॉल्स स्मट लग गया है तो उस ईयर में, उस साल में राइस का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, ऐसा वो लोग बोलते हैं। तो इन इट्स प्रेजेंस वाज बिलीव्ड टू इंडिकेट अ गुड क्रॉप ईयर। तो मतलब यदि फॉल्स स्मट जिसे लग जाता है तो उस वक्त राइस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। यदि हम फॉल्स स्मट डिसीज को कंट्रोल कर लेते हैं, तो इस बात पे गौर करिएगा कि फॉल्स स्मट डिसीज को यदि हम कंट्रोल कर लेते हैं तो राइस का प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो साउथ ईस्ट एशिया में डिसीज बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका सिम्टम क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं। तो इसका जो सिम्टम आता है, तो एक ग्रेन फिलिंग स्टेज में आता है, बूटिंग स्टेज से लेकर ग्रेन फिलिंग स्टेज में आता है। तो उसको हम फॉल्स स्मट डिसीज कहते हैं, क्योंकि ये ग्रेन में लगता है, ठीक है। तो जो ग्रेन होता है वो शुरू में येलोइश कलर का, ग्रेनिश कलर का, स्पोर बाल के जैसा हो जाता है। उसके बाद वो ब्लैकिश कलर का होने लगता है। पहले वो येलोइश या ग्रेस कलर का होता है, बाद में वो ब्लैकिश कलर का, यानी ब्लैक कलर का हो जाता है। और उसमें जैसे कि आप लोग जो राइस का जो स्पाइकलेट होता है, उस पे आप लोग यदि एरो लगा हुआ है तो देखोगे कि पूरा स्पाइकलेट जो होता है वो काला हो जाता है, ठीक है। क्योंकि काला होने की वजह से उस पे ग्रेन फिलिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, और प्रोडक्शन पूरा का पूरा कम हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे खुद के खेत में लास्ट ईयर में फास्ट स्मट डिसीज बहुत ज्यादा हमारे एरिया पे लगा था। जो हमारा जैसे कि सतना डिस्ट्रिक्ट है, तो सतना डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा मात्रा में फाल्स स्मट लगा था। तो इसको कंट्रोल करना, यदि ये स्प्रेड होने लग जाता है तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये 2 से 3 दिन में पूरे प्लाट को या फील्ड को कवर कर लेता है, ठीक है। तो यदि अर्ली स्टेज में हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो सही है, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो इस फंगस में फ्रुक्टिफिकेशन होता है, मतलब बहुत जल्दी मात्रा में अपनी संख्या बढ़ाता है और उसका स्प्रेड हो जाता है। तो जो अर्ली स्टेज में तो इसका स्पोर बॉल होता है, वो पूरे के पूरे राइस का जो स्पाइकलेट होता है, पेनिकल होता है, उसको कवर कर लेता है, और उससे जो हवा के द्वारा है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है। यूजुअली यदि कभी कभी बहुत कम स्पाइकलेट अफेक्ट होते हैं, और नॉर्मली यदि ज्यादा होता है तो ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये पूरा का पूरा जो इसका स्पाइकलेट पेनिकल है, पूरा येलोइश या शुरू में ग्रेस कलर का पूरा कवर हो जाता है, ठीक है। येलोइश या ग्रेस कलर का पूरा कवर हो जाता है।
और देखो यहाँ पे भी देखो ये पूरा पूरा येलोइश ग्रेस कलर का हो जाता है। ये डिसीज बहुत जल्दी मात्रा में स्प्रेड हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए यील्ड बहुत कम आता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका इटियोलॉजी क्या होता है। तो इसमें जो अस्टिलागोनोइडिया या फिर क्लेविसेप्स होता है वो क्लेमाइडोस्पोर बनाता है, क्योंकि क्लेमाइडोस्पोर में स्पोर बॉल बनते हैं और क्लेमाइडोस्पोर में मतलब थिक आउटर कवरिंग होता है। तो क्योंकि उसके स्पोर के बाद थिक आउटर कवरिंग होता है, इसलिए ये लंबे समय तक ये डोरमेंट स्टेज में पड़ा रह सकता है। स्ट्रीम कंडीशन में भी ये जीवित रहता है, ठीक है। और कई कई बार ये स्फेरिकल से इलिप्टिकल शेप का रहता है, बैक्सी होता है, ओलिवेसियस होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसका डिसीज साइकिल क्या होता है। तो इसके डिसीज साइकिल में मेनली जो टेम्परेट रीजन होते हैं, तो टेम्परेट रीजन में जो फंगस का स्क्लेरोटिया होता है या फिर क्लेमाइडोस्पोर होता है, वो जो प्लांट डिब्रिस होता है उस पे ओवर विंटर होता है, मतलब उस पे लंबे समय तक वो जिंदा रहता है, सर्वाइव करता है। और जो इसका इसको स्पोर होता है उसको हम स्क्लेरोटिया कहते हैं, और वो प्राइमरी इन्फेक्शन का कार्य करता है। जो इसका इसको स्पोर या स्क्लेरोटिया होता है, ये स्क्लेरोटिया आप लोग देख रहे होंगे कि स्क्लेरोटिया प्राइमरी इन्फेक्शन का कार्य करता है। और जो क्लेमाइडोस्पोर होता है मेनली सेकेंडरी इन्फेक्शन का कार्य करता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉल्स स्मट का जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है तो किस स्पोर के द्वारा होता है, तो स्क्लेरोटिया के द्वारा प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, जबकि क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। क्योंकि क्लेमाइडोस्पोर बहुत जल्दी मात्रा में बनते हैं, बहुत अधिक मात्रा में स्प्रेड होते हैं, इसलिए जो मेन लॉस मतलब फसल को नुकसान करने का जो कार्य करता हो क्लेमाइडोस्पोर करता है। इसके बाद जो इसका फेवरेबल कंडीशन होता है, तो फेवरेबल कंडीशन में यदि क्रॉप जब उगा रहे हैं तो उस टाइम पे यदि रेनफॉल और क्लाउडी वेदर रहता है फ्लावरिंग के टाइम पे, तो उस टाइम पे ये बहुत अधिक मात्रा में ये रोग लगता है। तो जब स्पाइकलेट पेनिकल इमरजेंस होता है तो उस टाइम पे यदि रेनफॉल ज्यादा हो रही है और क्लाउडी वेदर है तो उस टाइम पे ये डिसीज लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर आता है कि इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले हमको डिसीज फ्री सीड्स यूज करना चाहिए नर्सरी उगाने के लिए, उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए। इसके बाद हमको समर प्लोइंग कर देना चाहिए फील्ड का, और फर्टिलाइजर का स्प्लिट में एप्लीकेशन करना चाहिए, एक साथ हमको नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर फील्ड पे नहीं डालना चाहिए। इसके बाद थायरम या कैप्टान से सीड ट्रीटमेंट कर देना चाहिए 3 ग्राम पर केजी। और यदि बहुत अधिक मात्रा में डिसीज लगी है पेनिकल इमरजेंस के टाइम पे, तो उस समय कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एट द रेट ऑफ 0.3% या कार्बेंडाजियम एट द रेट ऑफ 0.1% पेनिकल इमरजेंस के टाइम पे स्प्रे कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसका मैनेजमेंट हो गया। तो हमने पास इस मट में हमने उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट, उसका सिम्टम क्या होता है, उसका टियोलॉजी क्या होता है, डिसीज साइकिल कैसे चलता है, और उसको हम फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी होनी चाहिए इस डिसीज को लगने के लिए, और उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये सारा का सारा हमने पढ़ लिया। इसके बाद दूसरा डिसीज आता है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, BLB। तो BLB जो होता है वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जिसका नाम है जेंथोमोनास ओराइजी पैथोबर ओराइजी। तो ये पीवी का मतलब पैथोबर होता है। कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि पीवी के बाद डार्ट लिखा रहता है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ये होता क्या है। तो पैथोबर ओराइजी जब जैसा कि जेंथोमोनास ओराइजी ए बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट करता है, और पैथोबर ओराइजी, तो जेंथोमोनास ओराइजी के भी बहुत सारा आइसोलेट होता है, उनमें से जो पैथोबर ओराइजी होता है वही बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, मतलब राइस में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिसीज उत्पन्न कर पाएगा, दूसरा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस डिसीज को पहली बार जापान में 1884 में पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया था। तो अभी मतलब 19वीं शताब्दी के लास्ट में इसको पहली बार जापान में ऑब्जर्व या डिस्कवर किया गया था। इंडोनेशिया में इस डिसीज को हम क्रिसेक डिसीज कहते हैं, क्रिसेक।
तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट को हम दूसरे नाम किस नाम से जानते हैं। कई बार ऑप्शन दे देता है क्रिसेक, नेक ब्लास्ट या फिर 4 ऑप्शन दे देता है। तो आप लोगों को जानना चाहिए कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट को हम क्रिसेक नाम से जानते हैं इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में 1950 में बहुत अधिक मात्रा में डिसीज कॉज किया था, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट हुआ था, उससे बहुत अधिक मात्रा में क्रॉप का नुकसान हुआ था, तो उसको उन्होंने क्रिसेक डिसीज नाम दिया था। इंडिया में जो बीएलबी है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, तो पहली बार 1959 में, मतलब 1959 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। और जो इसका सीवियर आउटब्रेक हुआ था तो 1963 में बिहार और उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो बीएलबी का जो सीवियर आउटब्रेक हुआ था वो 1963 में 1963 में बिहार और यूपी में हुआ था। इसके बाद जो ट्रॉपिकल कंडीशन में हम यदि राइस को उगाते हैं तो उस टाइम पे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और इसके द्वारा जब ये डिसीज लग जाती है तो यंग सीडलिंग पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इससे 20 से 30% या कभी कभी 50% क्रॉप का भी नुकसान हो जाता है। ये डिसीज जो आंध्र प्रदेश, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो आंध्र प्रदेश होता है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का रीजन, वहाँ पे राइस बहुत ज्यादा उगाते हैं। उसमें जो गोदावरी डिस्ट्रिक्ट होती है तो वहाँ पे लगभग 60% क्रॉप का नुकसान इसी डिसीज के द्वारा होता है। इसके बाद राइस का एक वैरायटी है जिसको हम TN1 नाम से जाते हैं, टाइचुंग नेटिव 1। तो वो हाईली ससेप्टेबल होती है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लिए। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो टाइचुंग नेटिव 1, आप लोगों ने एग्रोनॉमी में पढ़ा होगा कि TN1 जो राइस की जो डॉर्फ वैरायटी होती है वो हाईली ससेप्टेबल होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसका सिम्टम क्या होता है। तो सिम्टम में सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो डिसीज है ये प्लांट में बिल्टिंग करती है और लीफ ब्लाइट करती है। तो जो बिल्ट सिम्टम आता है उसको हम कृषक कहते हैं, जो कि ट्रांसप्लांटिंग के 3 से 4 वीक के बाद आता है। तो जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होता है 2 टाइप का सिम्टम करता है। पहला होता है बिल्टिंग सिम्टम, दूसरा होता है ब्लाइट सिम्टम। तो जो बिल्टिंग सिम्टम होता है उसको हम कृषक कहते हैं, कृषक KRESEK। आप लोग स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो उसको हम कृषक कहते हैं, जो कि ट्रांसप्लांटिंग के 3 से 4 वीक के बाद क्रॉप में लगता है। और कृषक के द्वारा जो पूरा का पूरा जो पौधा होता है वो डेड हो जाता है, उसमें बिल्टिंग आ जाती है, उसमें कुछ लीफ भी जिंदा रह पाती हैं। और जो बैक्टीरिया होता है वो हाइड्राटोड के द्वारा या फिर वुंड के द्वारा लीफ टिप के अंदर प्रवेश करता है और उसके बाद उसका सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है। तो डिसीज को पहली बार एट द टाइम हम हेडिंग के टाइम पे या फिर एट द टाइम ऑफ पेनिकल इमरजेंसी, उस टाइम पे हम देखते हैं, खोजते हैं। तो जो इसमें जो लीफ में जो ट्रांसलूसेंट लेशन बनते हैं यूजुअली लीफ मार्जिन में, तो उसमें तो जब इस पे इन्फेक्शन हो जाता है कुछ दिन के बाद ट्रांसलूसेंट लेशन बनते हैं और उसके कुछ दिन के बाद पूरा जो लीफ कवर हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों के सिम्टम दिख रहा होगा। तो इसमें जो लीफ मार्जिन या फिर शुरू में पूरा का पूरा पहले इन्फेक्शन शुरू में होता है ग्रेस कलर का या ब्राउनिश कलर का, उसके बाद पूरा लीफ को कवर कर लेता है। देखो यहाँ पे जो मार्जिन है वो पूरा ग्रेस कलर की या ब्राउनिश कलर की हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद पूरा का पूरा जो पौधा होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरा पौधा सूख जाता है। तो इस टाइप का जो सिम्टम आता है उसको हम बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का सिम्टम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसका इटियोलॉजी क्या होता है। तो जैसा कि हम पहले ही बता दिए थे कि ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। तो ये जो जिंथोमोनास होता है वो एरोबिक होता है और ये नॉन स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया होता है, रॉड शेप का होता है, ये मोनोट्राइगस होता है। मोनोट्राइगस का मतलब होता है कि इसमें सिर्फ एक ही पोलर फ्लैजिला पाया जाता है। जो बैक्टीरियल सेल कैप्सुलेटेड होती हैं और कई बार एक साथ मिलके एग्रीगेटेड मॉस बना लेती हैं, एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं। इनका कॉलोनी होता है सर्कुलर होता है, कॉन्वेक्स होता है और पूरे के पूरी पौधे की मतलब राइस के प्लांट के मार्जिन पे रहता है।
इस बैक्टीरिया का बहुत सारा स्ट्रेन होता है, तो अलग अलग राइस क्रॉप को अलग अलग तरीके से इन्फेक्ट करता है। और जो जो ट्रॉपिकल कंट्री में जो स्ट्रेन होता है मोस्ट डेंजरस होता है, मोस्ट वायरुलेंट होता है, वो बहुत अधिक मात्रा में डिसीज उत्पन्न करता है। इसके बाद आता है इसका डिसीज साइकिल क्या होता है। तो डिसीज साइकिल के लिए जो बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरिया हाइड्रोफोट के द्वारा पौधे के अंदर प्रवेश करता है, लीफ में प्रवेश करता है। जब हाइड्रोफोट के अंदर पौधा लीफ के अंदर प्रवेश कर जाएगा, उसके बाद वो पौधे के पूरे भाग में पहुंच जाता है, क्योंकि एक जगह अंदर जाने के बाद इसका सिस्टमिक इन्फेक्शन हो जाता है और वो पूरे पौधे में उसको पहुंच जाता है। ठीक है, जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है वो जो बैक्टीरिया सीड में ओवरविंटर होते हैं उनके द्वारा होता है। और बैक्टीरिया कई बार सॉइल में भी सर्वाइव करता है, या फिर जो प्लांट स्टबल या फिर डिब्रिस, प्लांट डिब्रिस होता है उस पर सर्वाइव करता है, या फिर इसका कुछ कोलेटरल होस्ट भी होता है, जो कि बीड होस्ट को ही हम कोलेटरल होस्ट कहते हैं। तो कुछ वीड का नाम है साइप्रस रोटेंडस, साइप्रस डिमॉर्फिस, लिर्जिया हेक्जेंड्रा, एसानानोडॉन डेक्टाइलन। तो ये 4-5 वीड होती हैं जिनमें बैक्टीरिया ओवरविंटर होता है, मतलब वो डॉर्मेंट स्टेज में पड़ा रहता है, ऑक्सीजन में उसमें सर्वाइव करता है। इसके बाद यदि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा तो आप लोग यदि फील्ड पे जाओगे उसको देखोगे तो उस पर ऊजिंग होता है, कुछ ना म्यूसिलेजिनस पदार्थ पत्ती से निकलता रहता है, जो कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि जब टेम्परेचर 22 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 31 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उस टाइम पे बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट डिसीज लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जब बैक्टीरिया पौधे के अंदर प्रवेश कर जाता है तो वो उसके बाद उस पे ऊजिंग स्टार्ट होती है। ऊजिंग के बाद वो बैक्टीरिया अपनी संख्या बढ़ाता है, उसके बाद वो फिर से नए पौधे को इन्फेक्ट करता है। तो इस तरीके से पूरा डिसीज साइकिल चलता रहता है। तो प्लांट कैन बिकम इन्फेक्टेड विद बैक्टीरियल ब्लाइट, इसके बाद पूरा पौधे के अंदर चला जाता है। देखो, तो इसके बाद बहुत सारा बैक्टीरिया बनता है। फिर से जब जब हार्वेस्टिंग के टाइम पे या फिर उस पे जब सेकेंडरी इन्फेक्शन होने वाला रहता है, तो बैक्टीरिया में जो स्पोर बनते हैं या फिर बैक्टीरिया होता है वो दूसरे पौधों को इन्फेक्ट करता है, और वो भी, तो ये साइकिल बार बार चलती रहती है। ठीक है, इसके बाद इसका जो फेवरेबल कंडीशन होता है, तो इसके फेवरेबल कंडीशन के लिए यदि हम नर्सरी के पौधे को, यदि उसका टिप होता है, यदि उसको हम कट कर देते हैं ट्रांसप्लांटिंग से पहले, और उसी टाइम पे जब हेवी रेनफॉल हो जाती है, हेवी ड्यू होता है, या फिर बाढ़ आ जाती है, या फिर हम डीप इरिगेशन कर देते हैं और टेम्परेचर उस टाइम पे 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और हम अधिक मात्रा में नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को अप्लाई कर देते हैं, तो उस समय इस डिसीज लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो मैनेजमेंट के लिए तो डिसीज फ्री सीड हमको सोइंग करना चाहिए, और हमको टॉलरेंट वैरायटी उगानी चाहिए, जैसे कि स्वर्णा है, अजिया, IR20, IR42, IR50 और IR54, या चिंसूरा बोरो। यदि ये टॉलरेंट वैरायटी है, यदि हम ये वैरायटी ग्रो करते हैं तो वहाँ पे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिसीज लगने के चांसेस कम हो जाते हैं, या फिर लगता नहीं हो, या फिर अपने आप को उससे कंट्रोल कर लेते हैं। इसके बाद कुछ रेजिस्टेंट डोनर भी है, जैसा कि यहाँ पे दिया है कि और टेटुकान या जेनिथ, ये रेजिस्टेंट डोनर हैं। तो इससे हम नया रेजिस्टेंट वैरायटी इस डोनर का यूज करके हम बना सकते हैं। इसके बाद जो स्टबल पड़ा रहता है फील्ड में, उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो होता है उसको हम जितना जरूरत हो और जिस टाइम पे जरूरत हो उसी टाइम पे हमको स्प्रे करना चाहिए। और ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पे जो ऊपर हम टिप कट कर देते हैं, तो उस टिप को कट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट प्रैक्टिस है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का, BLB का। इसके बाद तीसरा डिसीज आता है बैक्टीरियल लीफ स्ट्रीक। तो जो बैक्टीरियल लीफ स्ट्रीक होता है वो भी जेंटोमोनास कंप्रेसिव पैथोवर ओराइजिकोला के द्वारा होता है। तो यहाँ पे P के बाद डॉट नहीं होगा, सॉरी, उसके लिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, PB। ठीक है ना।
इसके बाद जो इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट होता है, तो बैक्टीरियल लीफ स्टिक डिसीज को पहली बार 1918 में फिलीपींस में डिस्कवर किया गया था, ऑब्जर्व किया गया था। जो ये डिसीज होती है, तो ये जो एशियन ट्रॉपिकल एशियन कंट्री होती है उनमें ज़्यादा प्रिवेलेंट होती है, उनमें ज़्यादा होती हैं। और जैसे कि जापान हो गया या फिर विश्व के दूसरे भाग में डिसीज नहीं पाई जाती। इंडिया में इस डिसीज को पहली बार श्रीवास्तव नाम के साइंटिस्ट ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, उड़ीसा, हरियाणा, वेस्ट बंगाल में पहली बार बताया था कि यहाँ पे डिसीज लगी है। और जो IR8, जया और पद्मा जो वैरायटी होती हैं वो हाईली ससेप्टेबल होती हैं बैक्टीरियल लीफ स्ट्रिक के लिए, BLS के लिए, ठीक है। इसके बाद जो इसका सिम्टम होता है, तो सिम्टम में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ट्रांसलूसेंट स्ट्रिक बनता है, जो पत्ती का जो वीन होता है, यदि आप पत्ती को देखोगे उस पर बैक्टीरियल लीफ स्ट्रिक का इन्फेक्शन है, तो उस पर ट्रांसलूसेंट स्ट्रिक बनता है पत्ती के वीन के बीच में, और ये पहला सिम्टम होता है। इसके बाद जो लेसन बनता है, घाव बनता है, और धीरे धीरे लेंथ वाइज बड़ा होता जाता है, और फिर वो पूरी वीन को कवर कर लेता है, और जो पत्ती होती है वो ब्राउन कलर की हो जाती है। यदि हम वेरी बहुत ससेप्टेबल वैरायटी में यदि इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें येलो हेलो बन जाता है, और लेसन या घाव को देखोगे तो उसमें येलो हेलो टाइप का सिम्टम दिखता है। और सरफेस में यदि लेसन होता है तो वहां पे बैक्टीरियल ऊज मतलब ऊजिंग होने लगती है पत्ती से, और सीवियर केस में जो पत्तियां होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे यदि हम देखो कि ब्राउनिश या ब्लैकिश कलर का है और उसमें येलो हेलो बन जाता है, इसे यहाँ पे देख रहे होगे कि येलो हेलो बन गया है, और येलो हेलो के बाद पत्ती पूरा ड्राई हो जाती है यदि सीवियर इन्फेक्शन है तो। इसके बाद हम देखते हैं इसका इटियोलॉजी क्या होता है। तो इटियोलॉजी में बताया कि जो जेंथोमोनास होता है एरोबिक होता है, रॉड शेप का होता है, मोनोट्राइकस होता है, और 1 ग्राम नेगेटिव होता है। इसका जो साइज होता है 1.2 माइक्रोन से इंटू 0.3 माइक्रोन से 0.5 माइक्रोन तक का होता है, और इसका बहुत सारे स्ट्रेन होता है, और हर स्ट्रेन का पैथोजेनेसिटी अलग अलग होता है। इसके बाद आता है कि इसका डिसीज साइकिल क्या होता है। तो इसके डिसीज साइकिल की जो पैथोजन होता है वो इन्फेक्टेड सीड में लंबे समय तक सरवाइव करता है। यदि हम इन्फेक्टेड सीड फील्ड पे बो देते हैं तो प्राइमरी इनोकुलम का कार्य करता है। और ये जो बैक्टीरिया होता है वो प्लांट डिब्रिस में सरवाइव नहीं कर पाता है, और जो बैक्टीरिया होता है वो स्टोमेटा के द्वारा या घाव के द्वारा उस पौधे के अंदर प्रवेश करता है। मेनली जो जेंथोमोनास होता है, जो पेरोनकाइमेटस सेल होती है वहां पे ओवरविंटर होता है और वेस्कुलर सिस्टम में चला जाता है। और BLB ए सिस्टमिक डिसीज नहीं होती, यदि एक जगह पे इन्फेक्शन होता है तो वहीं पे इन्फेक्शन रहता है, पूरे पौधे में इन्फेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। जब पत्तियां वेट होती हैं, गीली होती हैं, तो उससे एक लीफ एक्जुडेट निकलता है और दूसरी पत्तियों को भी इन्फेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे आप लोगों को इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो बैक्टीरिया होता है वो इंजर्ड टिश्यू या फिर स्टोमेटा के द्वारा पौधे के अंदर प्रवेश करता है। पौधे के अंदर प्रवेश करने के बाद बैक्टीरिया जब प्रवेश कर जाता है तो अपनी संख्या में वृद्धि करता है। जब संख्या में वृद्धि हो जाती है तो वहां पे बैक्टीरिया से उजिंग होने लगती है। उजिंग होने के बाद जब बैक्टीरिया उजिंग के बाद दूसरे पौधों को भी इन्फेक्ट कर लेते हैं, और वो बैक्टीरिया हवा के द्वारा या रेन के द्वारा या इरिगेशन वाटर के द्वारा एक दूसरे पौधों को भी दूसरी जगह पे चले जाते हैं। और जो हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी होती है फेवरेबल कंडीशन होती है बैक्टीरिया के स्प्रेड करने के लिए और बैक्टीरिया का ग्रोथ करने के लिए, और जिससे कि बहुत अधिक मात्रा में पौधों में रोग लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बैक्टीरिया लीफ हिस्ट्री को हम मैनेज कैसे करेंगे, उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो मैनेज करने के लिए सबसे पहले हम उसमें रेजिस्टेंट वैरायटी लगाते हैं, जैसे कि IR20 हो गया, कृष्णा हो गया, जगन्नाथ। ये बैक्टीरियल लीफ हिस्ट्री के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी या टॉलरेंट वैरायटी होती है। इसके बाद जो स्टेबल होता है उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, जला देंगे, या फिर उसको
जमीन के अंदर गाड़ देंगे, प्लगिंग कर देंगे। और फ्लो ऑफ इरिगेशन वाटर को हमको रोकना चाहिए, मतलब वाटर का फ्लो ना हो, एक जगह पे जमा होना चाहिए। और सीड को हम स्ट्रिप्टोसाइक्लिन नाम के एंटीबायोटिक से 250 ppm से हम, या हॉट वाटर ट्रीटमेंट से 52 डिग्री सेंटीग्रेड किसी 30 मिनट तक हमें उसको ट्रीटमेंट देते हैं, तो जो सीड इन्फेक्टेड सीड होता है वो भी उसे भी बैक्टीरिया मर जाता है। और ये फील्ड में हम स्ट्रिप्टोसाइक्लिन 250 pm के साथ हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को यदि हम स्प्रे कर देते हैं, तब भी ये डिसीज कंट्रोल हो जाती है। तो आज हमने 3 डिसीज पढ़ा है। पहला पढ़ा हमने फॉल्स स्मट, दूसरा पढ़ा हमने बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, और तीसरा पढ़ा हमने बैक्टीरियल लीफ स्ट्री। तो इसके बाद हम आप लोग एक्सरसाइज देते हैं कि यदि आप लोग फील्ड पे जाइए तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ स्ट्रिक और फॉल्स स्मट का आप लोग सैंपल कलेक्ट करिए। सैंपल कलेक्ट करने के बाद उसको लैब में जाके आइसोलेट करिए। आइसोलेट करने के बाद उसको देखिए कि कैसे हम बहुत सारा जो बोटेनिकल स्ट्रक्ट या बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है, तो उससे हम कैसे डिसीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका जो रिसर्च स्कोप होता है, तो हम एक इको फ्रेंडली मैनेजमेंट प्रैक्टिस खोजेंगे, जिससे कि हमको फंजीसाइड का छिड़काव न करना पड़े, क्योंकि फंजीसाइड के रेसिडू फील्ड में या फिर क्रॉप में आ जाते हैं तो उससे बहुत अधिक मात्रा में एनिमल को नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर जो खाते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमको इको फ्रेंडली मैनेजमेंट प्रैक्टिस खोजना चाहिए। और जो अलग अलग आइसोलेट होते हैं, तो हमको देखना चाहिए कि जो कौन सा आइसोलेट बहुत वायरुलेंट है, कौन सा आइसोलेट कम मात्रा में डिसीज उत्पन्न कर रहा है। इसके बाद लास्ट में ये रेफरेंस है कि हमने यहाँ से अपना मैटर बनाने के लिए यहाँ से लिया है। तो आप लोग यदि फर्दर स्टडी करना तो आप ये बुक आप रिफर कर सकते हो। तो आज हमने 3 डिसीज पढ़ लिया। यदि इन डिसीज में कोई आप लोगों को कंफ्यूजन होता है तो बेझिझक हमसे आप लोग संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा लेक्चर सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।